about the concepts, conventions and other introduction to financial accounting in our last videos. So today we will continue our classes related to expenses and expenditure. Friends, you must be knowing about these two terms. These are very similar, very general, and you must have studied anywhere, you must have seen anywhere, you must have heard anywhere. So these are very general terms. This is not like these terms only related to accounting. It is not like that these terms are only framed in the AICPA. These terms are very general. कहने का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड्स हैं हमने पहले से भी सुना हुआ है, ऐसा कोई नया वर्ड ये नहीं है. एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? खर्चा. अब बात बताओ, एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? उसको भी हम खर्चा ही बोलते हैं. That means you think expenses are also certain payments, expenditure are also certain payments, and in somehow you are right also. But बात यह है कि expenses and expenditure अगर similar होते तो दो वर्ड तो नहीं होते. These two are not synonymous, but we can say a single word out of this can be a part of the another word. मतलब या तो expenses या फिर expenditure एक दूसरे का पार्ट होता है. वन वर्ड इज द पार्ट ऑफ द अनदर. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, तो अकाउंटिंग में इसका क्या ब्रॉड डेफिनेशन होता है, क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या डिस्टिंक्शन होता है, ये हमको जानना है अभी. ठीक है, अब देखो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है और एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्चा. पर यहीं पे हम थोड़ा चूक जाते हैं. क्या होता है? एक्सपेंस हमारे छोटे छोटे खर्चों को बताता है. Expenses are related to small payments that are made in our daily life. But expenditures are not similar to expenses. That is little bit different from expenses. Expenditure वो होता है, वो भी आपका खर्चा ही है, पर वो एक ऐसा खर्चा है जो कि आप बड़े पैमाने पे करते हो, बड़े पेस पे करते हो, कुछ अधिक वांट के लिए आप करते हो. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर होता है आपका वो खर्चा जो आपको ज्यादा टाइम के लिए आपको बेनिफिट देता है. So if we say expenditures are those large payments that deliver you benefit for a longer period of time as compared to expenses. Expenses of what? They are also the payments, but these payments do not tender or deliver you benefit for a longer period of time. Just for a month, for a year, that's enough. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे. प्लीज वॉच इट प्रॉपरली एंड बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली. ओके, तो अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, इन अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर डिनोटेड एज स्मॉलर पेमेंट्स दैट गिव बेनिफिट फॉर ए शॉर्टर टाइम. दैट गिव बेनिफिट फॉर ए शॉर्टर टाइम. ठीक है, मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा. एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो कि किसी लार्ज पेमेंट्स को इंडिकेट करता है. क्या करता है? लार्ज पेमेंट दैट गिव बेनिफिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो एक्सपेंसेस मीन्स स्मॉलर पेमेंट्स दैट गिव बेनिफिट फॉर ए स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम. एक्सपेंडिचर मीन्स लार्जर पेमेंट दैट गिव बेनिफिट फॉर ए मोर पीरियड ऑफ टाइम. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. सोचो कि मैं बाजार गया था, कुछ ड्रेस मटेरियल्स खरीद के लाया, तो उसको क्या बोलेंगे? खर्चा है. पर कैसा खर्चा है वो? उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस. अब सोचो, अब आप बाजार जाते हो, एक मोटरसाइकिल खरीद के लाते हो, वो क्या है? वो भी खर्चा है, पर क्या वो एक्सपेंसेस है? क्या अंतर है दोनों पेमेंट्स में? अब अच्छे समझ जाओगे अब एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर. देखो, मैंने कुछ ड्रेस मटेरियल्स खरीदा, ठीक है, तो उसको मैंने खर्चा बोला. मैंने जाके मार्केट से मोटरसाइकिल खरीदा, उसको भी मैंने खर्चा बोला. पर दोनों खर्चों में थोड़ा तो डिफरेंस है, थोड़ा तो अंतर है. क्या अंतर है वो? अभी देखो, आप जो ड्रेस मटेरियल खरीद के लाए हो वो ज्यादा अमाउंट का नहीं है, वो ज्यादा टाइम आपको बेनिफिट भी नहीं देगा और उसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं है. सिंपल सी बात है. ठीक है, पर आपने जो मोटरसाइकिल खरीद के लाया वो आपको बेनिफिट कितने टाइम तक देता है? सोचो जरा, कितने टाइम के लिए आपको बेनिफिट देता है? मिनिमम 4-5 साल तो हम बोल सकते हैं. तो एक्सपेंडिचर उन खर्चों को बताता है जो हमें ज्यादा वक्त के लिए बेनिफिट डिलीवर करते हैं, और एक्सपेंसेस उन खर्चों को बताता है जो हमें कम समय के लिए बेनिफिट देते हैं. कहने का मतलब यह है, एक्सपेंसेस वो चीजें होते हैं जिसमें मेंटेनेंस नहीं आती है. एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसमें मेंटेनेंस आती है. अब मेंटेनेंस क्यों आती है? क्योंकि एक्सपेंडिचर आपको ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट दे रहा है, तो किसी भी चीज को, किसी की प्रॉपर्टी को आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना. पर एक्सपेंसेस को आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वही एक छोटा सा या बेसिक डिफरेंस आप बोल सकते हो. खर्चा मतलब छोटा मोटा पेमेंट और एक्सपेंडिचर मतलब कुछ बड़ा अमाउंट जो कि आपको ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है. ठीक है,
अब देखो मैंने और एक चीज आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर टोटली नॉट सिमिलर, बोथ आर टोटली नॉट सिनोनिमस ऑल्सो, बट one word or one term out of the two can be a part of the another. मैंने ये बात बोली कि इन दोनों में से एक ऐसा टर्म है जो एक दूसरे का पार्ट है, मीन्स one term that may be expenses or expenditure may be a part of expenditure or expenses. अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा टर्म किसका पार्ट है, ठीक है। उसके लिए ध्यान से सुनना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताया कि एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स टू द लार्जर पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस और इन योर डेली लाइफ दैट गिव यू लार्जर बेनिफिट और बेनिफिट फॉर ए मोर पीरियड ऑफ टाइम। और सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कीवर्ड आपको बताया जो कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को इजीली डिस्टिंग्विश कर देता है, इजीली डिस्टिंक्शन कर देता है। क्या अंतर है? वो एक्सपेंसेस हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं और उनमें मेंटेनेंस नहीं आती, और एक्सपेंडिचर हमारे बड़े बड़े खर्चे हैं जिनमें मेंटेनेंस आती है। सो मेंटेनेंस पार्ट इज द की वर्ड टू डिफरेंशिएट व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट इज एक्सपेंसेस एंड व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट इज एक्सपेंडिचर। अगर आपको मेंटेनेंस करना पड़ रहा है और आपको ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट मिल रहा है, दैट मींस इट इज योर एक्सपेंडिचर और ए लार्जर पेमेंट। और अगर आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ रहा है तो वो आपका एक्सपेंसेस है, मतलब उसको आप छोटे खर्चे बोल सकते हो या फिर स्मॉलर पेमेंट जो आपको ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट नहीं दे सकता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा कीवर्ड बताया। अब एक्सपेंडिचर को हम ब्रॉडर वे में यानी कि एक बड़े पैमाने पे अच्छे से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये क्या है, हमने तो समझ लिया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, तो एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आया, एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, so expenditure is basically divided into two types. Okay, to be precise, expenditure is divided into two types basically. What are those two types? First is capital expenditure. क्या बोलते हैं उसको? Capital expenditure. Second is revenue expenditure. So basically expenditure are classified into how many types? Two types. What are those? Capital expenditure and revenue expenditure. अब देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब वो कैपिटल नहीं है जो कि आपका ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब वो रेवेन्यू नहीं है जो आप प्रॉफिट या इनकम के थ्रू अर्न करते हो, क्योंकि देखो उन टर्म्स के आगे एक नाम जुड़ा हुआ है। तो ये कैपिटल ओनर का वर्थ नहीं है, ये रेवेन्यू आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है। देखो अब एक्सपेंडिचर नाम जुड़ गया है कैपिटल के सामने और रेवेन्यू के सामने, तो थोड़ा अंतर तो होगा। अब ये खर्चों को बताते हैं, ठीक है, ना कि आपके ओनर या मालिक के या बिजनेस के वर्थ को या बिजनेस के प्रॉफिट और इनकम को। तो ये दोनों चीजें बिजनेस के खर्चों को बताते हैं। अब हम इसको शॉर्टर वे में समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं दोनों के, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने एक डिस्टिंक्शन के लिए एक फॉर्मेट लिया। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली एक बड़ा खर्चा होता है, मतलब एक ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस के प्रॉपर्टीज को खरीदने में लगता है, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिजनेस का प्लांट हो, जो भी हो। तो जो भी बड़े बड़े खर्चे, एक ऐसे बड़े खर्चे जो आपके बिजनेस में प्रॉपर्टी लाते हैं। ओके, सो द एक्सपेंडिचर विच आर मेड इन द बिजनेस टू एक्वायर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, टू एक्वायर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज दैट गिव यू लॉन्गर पीरियड ऑफ बेनिफिट, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंडिचर है? जो वो खर्चा है बिजनेस का जिससे आप बड़े बड़े या फिर लॉन्गर और बड़े प्रॉपर्टीज खरीदते हो। वो प्रॉपर्टीज जिसपे आपको मेंटेनेंस भी लगता होगा, आप फर्नीचर पे मेंटेनेंस लगता है, बिल्डिंग पे भी मेंटेनेंस लगता है, लैंड पे भी मेंटेनेंस लगता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट गिव्स यू बेनिफिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमारा अगला पॉइंट वही होगा। पहला पॉइंट छोटा सा अर्थ है, क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल मीनिंग है, it involves larger amount, it involves larger amount। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इन्वॉल्व्स स्मॉलर अमाउंट।
ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इन्वॉल्व्स स्मॉलर अमाउंट। देखो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जान के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर अच्छे से ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला, ये इन्वॉल्व करता है लार्जर अमाउंट्स को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये छोटे छोटे पेमेंट्स को बताता है। अब अगला, जैसे कि मैंने बताया, अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो ज्यादा बेनिफिट ही देगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्गर बेनिफिट्स, गिव्स लॉन्गर बेनिफिट्स, और बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक इसका उल्टा, ये क्या है, इट गिव्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट गिव्स बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने क्या बोला कि वो बेनिफिट देता है स्मॉलर टाइम पीरियड के लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, वो बेनिफिट देता है लार्जर टाइम पीरियड के लिए। तो अब अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइम की लॉन्जिविटी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। अब ये लार्जर टाइम पीरियड क्या है, शॉर्टर टाइम पीरियड क्या है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका लॉन्गर टाइम पीरियड इसको बोलते हैं, इट बेनिफिट्स टू द बिजनेस, इट बेनिफिट्स टू द बिजनेस for more than one accounting year, for more than one accounting year। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा खर्चा है जो कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है, तो ये कितने टाइम के लिए बेनिफिट देता है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अकाउंटिंग ईयर होता है कि 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा अमाउंट इन्वॉल्व करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है, अब ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देता है। अब ये ज्यादा टाइम पीरियड और कम टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड, इसको कैसे हम लॉन्जिविटी को कैसे हम बताएंगे अकाउंटिंग के टर्म्स में। दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस फॉर लेस देन और इक्वल टू वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि इन खर्चों में मेंटेनेंस लगता है। ठीक है, क्या लगता है, मेंटेनेंस। तो अगला पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंक्रीजिंग दी अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, whereas revenue expenditure helps to maintain the earning capacity of the business, maintains earning capacity। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। सोचो कि मैंने एक फर्नीचर या बिल्डिंग खरीदा, क्या खरीदा मैंने, एक बिल्डिंग खरीदा 50 लाख का, तो ये खर्चा मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग को टाइम टू टाइम मेंटेन तो करना पड़ेगा, रेनोवेशन करना पड़ेगा, पेंटिंग करने पड़ेंगे, व्हाइट वॉश करने पड़ेंगे, जो कि रिपेयर है वो भी करना पड़ेगा, तो टाइम टू टाइम हमें खर्चे करने पड़ेंगे। उसी को बोलते हैं मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। कि अगर हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में खरीदे हुए एक एसेट को या एक प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। अब एक बिल्डिंग आपका अर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेगा, जब आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करोगे। तो क्या बोला गया यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वो आप, और इसका एक मैं और एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं जिससे आप अच्छे समझ जाओगे। अब देखो, बिजनेस अगर आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो आप रॉ मटेरियल लाके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो उस चीजों को बुलाते हैं क्या, प्रोडक्शन वर्क। तो आपका जो बिजनेस अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली आप मशीनरी वर्क करते होंगे। तो सोचो कि आपने मशीनरीज खरीदे, सोचो कि आपने मशीनरीज खरीदा 1 लाख रुपए का, तो ये ऑब्वियसली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
होता है कि नहीं? क्योंकि आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो और एक मशीन 1 महीने या 1 साल में तो खराब नहीं हो जाएगा या फिर खत्म नहीं हो जाएगा, वो तो चलेगा मिनिमम 3 to 4 years। अब देखो मशीन से क्या होता है, अगर आप एक एडवांस मशीन लेके आते हो तो क्या होता है, पर डे सोचो कि आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करते थे पहले, मतलब इस मशीन को खरीदने से पहले पर डे कोई भी एक प्रोडक्ट का आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करते थे। अब इस एडवांस मशीन को यूज करके आप पर डे 300 यूनिट प्रोड्यूस करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ज्यादा कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट्स। कितना प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट्स। ध्यान से सुनो, पहले मैं प्रोडक्शन में 200 यूनिट प्रोड्यूस करता था, देखिए अब मैं एक एडवांस मशीनरी खरीद के लाया जिससे मैं पर डे 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं। इसका मतलब पर डे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ा, 100 यूनिट्स। इसका मतलब मैंने हर दिन 100 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया, मतलब हर समय में 100 यूनिट ज्यादा बेचूंगा। इसका मतलब मुझे रेवेन्यू भी 100 यूनिट्स के लिए ज्यादा मिल रहा है, तो हुआ ना मेरा अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। अगर मैं प्रोडक्शन 100 यूनिट्स बढ़ा सकता हूं तो सेल भी 100 यूनिट्स बढ़ा सकता हूं, तो इसका मतलब मुझे मुनाफा और इनकम भी 100 यूनिट्स का ज्यादा ही मिलेगा। तो इस तरह से इंक्रीज हुआ अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी मतलब वही ना जो आपके इनकम को बढ़ाता है, तो बढ़ा ना क्योंकि आपने ज्यादा सेल किया। अब इसको समझते हैं मेंटेनेंस अर्निंग कैपेसिटी। आपको मशीन को डेप्रिशिएट करते हो, टाइम टू टाइम उसको रिपेयर करते हो, रिन्यूअल करते हो, तो ये सब खर्चे होते हैं मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस दी अर्निंग कैपेसिटी। जो मशीन को रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, कुछ खराब हो गया आप रिपेयर किए, एक पार्ट खराब हो गया आप रिन्यूअल किए, दूसरा पार्ट लगाए, एक पार्ट डिफेक्टिव हो गया बेच लिए दूसरा पार्ट लेके लाए, तो इन सब खर्चों को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो समझिए कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली लॉन्गर प्रॉपर्टीज के लिए खर्चा होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन चीजों के लिए खर्चा होता है या फिर जिन प्रॉपर्टीज में खर्चा होता है उनको बोलते हैं कि फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं साइड बाय साइड। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट किनको बोलते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ठीक है, ये सब होता है आपका फिक्स एसेट। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टाइम पीरियड या फिर लॉन्ग प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। और फिक्स एसेट आपका क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। देन कमिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसका ठीक उल्टा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड फॉर इन्वेस्टिंग ऑन करंट एसेट्स। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये तो एक छोटा पेमेंट है, छोटा खर्चा है, तो बेनिफिट कितने टाइम के लिए देता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अगर ये शॉर्ट टाइम पीरियड क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू 1 अकाउंटिंग ईयर, देन तो ये लेस देन और मोर देन तो हम समझ गए। फिर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया, आपका अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, यहाँ पर मेंटेन करता है, वो भी हमने एक एग्जांपल में डिस्कस किया। अब अगला पॉइंट ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किन चीजों में इन्वेस्ट होता है, वो जिन चीजों में या जिन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होता है उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट क्या है, उनके एग्जांपल हमने देखे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो भी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट होता होगा, वो जिन एसेट्स में इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या है वो भी हम देखेंगे। करंट एसेट में इन्वॉल्व होता है आपका स्टॉक यानी कि गुड्स, फिर होता है आपके बिल्स जिसको हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, जो हमने एक्चुअल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे, मतलब कहीं से हमको पैसे मिलने को है। देन डेटर्स, फिर होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये सारे होते हैं आपके करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है, करंट एसेट मतलब वो प्रॉपर्टी जो कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है। आप गुड्स आप 10 साल तक तो नहीं रखोगे, ठीक है, बिल आप 10 साल तक तो नहीं रखोगे, ठीक है, और जो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है ये भी टाइम टू टाइम आपके खर्चे होते रहेंगे, पर ये एसेट देख लो मिनिमम 4 to 5 इयर्स तक चलता रहेगा। उसी को बोलते हैं फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, ब्रॉडली डिस्कस्ड एज बिलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि कम अमाउंट इन्वॉल्व करता है। अब ये जो ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है वो ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है, जो कम अमाउंट इन्वॉल्व करता है वो कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम इंटरवल है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना टाइम पीरियड, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 महीने, 6 महीने, कितने, तो वो टाइम पीरियड हम डिस्कस करते हैं। लॉन्गर बेनिफिट मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लार्जर बेनिफिट मीन्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू सेम कॉन्सेप्ट स्मॉलर बेनिफिट मीन्स लेस देन और इक्वल टू 1 अकाउंटिंग ईयर। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, आपके इंश्योरेंस पेमेंट्स, सैलरी पेमेंट्स, रेंट पेमेंट्स, कमीशन पेमेंट, जो कि 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए खर्चा किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। और ये देखो यहाँ पे जो बोलते हैं हम, जो खर्चे करते हैं वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी मतलब होता है कि आपके बिजनेस को, मुनाफे को या फिर इनकम को बढ़ाना, वही होता है अर्निंग कैपेसिटी। देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज खरीदे जाते हैं वो आपके बिजनेस के सेल्स टर्नओवर को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। देन जो कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया था, इसका ठीक उल्टा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मेंटेन्स दी अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट में। और फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्गर टाइम पीरियड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इन्वॉल्व फॉर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब स्टॉक, बिल्स, डेटर, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो देखो एक्सपेंडिचर के कितने टाइप हुए, 2 टाइप हुए बेसिकली अभी तक, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल और पॉइंट्स के जरिए अच्छे से समझाया। ठीक है, इसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन और इन एनी मीडिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ वन अनदर। ठीक है, क्या आप ये देख के बता सकते हो कौन सा टर्म किसका पार्ट है? देखो एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा है, एक्सपेंसेस छोटा खर्चा है। तो मैंने छोटे खर्चे के टाइम पे क्या लिखा है, छोटे खर्चे के रिप्लेसमेंट मैंने क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बड़ा खर्चा, ये छोटा खर्चा, ज्यादा बेनिफिट, कम बेनिफिट, बड़ा प्रॉपर्टी, छोटे मोटे प्रॉपर्टीज या फिर गुड्स या स्टॉक। अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो क्या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस बोल सकते हैं? In the earlier part, we discussed that कि expenses are the smaller payments. Expenses are the smaller payments unless we categorize the expenditure. Okay, जब तक हम एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज नहीं करते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक छोटा खर्चा होता है, छोटा पेमेंट होता है, कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है। पर जब हम कैटेगराइज करते हैं तो एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ऐसा खर्चा नहीं बचता जो कि बड़े पैमाने पे क्या था, एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज किया था। देखो मैंने आपको कैटेगराइज करके आपको समझाया, फिर एग्जांपल भी लिया। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ जिससे आपको आसानी होगी कि हमने कैटेगराइज क्यों किया। देखो कुछ भी चीज को डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए या फिर कैटेगराइज करने के लिए, हिंदी में बोले तो विभाजित करने के लिए हमें एक बेस या आधार की जरूरत होती है। एक बेस मतलब किस आधार पे आप उसको डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को मैंने जो डिवाइड किया वो मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था, पर अभी जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया। देखो सिंपल सा वर्ड है और बताऊंगा कि वो कैसे करेक्ट है। देखो एक्सपेंडिचर को मैंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब ये नेचर बोल सकते हो, नेचर ऑफ अमाउंट, नेचर ऑफ यूज, नेचर ऑफ रीजन, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब देखो एक्सपेंडिचर को जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो कभी छोटा खर्चा हो रहा है, कभी बड़ा खर्चा हो रहा है, तो वो भी एक नेचर हुआ। एक बड़ा एसेट खरीद रहे हो, छोटा एसेट खरीद रहे हो, वो भी एक नेचर हुआ। तो नेचर का मतलब है स्वभाव। ठीक है, कौन से स्वभाव में आप वो खर्चा कर रहे हो। अभी मैं एक पेन खरीदने जाऊंगा तो उसका नेचर अलग है, वो छोटा खर्चा है। अभी मैं एक मोटरसाइकिल खरीदने जाऊंगा तो उसका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है कि नहीं। ठीक है, तो जो मैंने आपसे पूछा कि एक्सपेंसेस is same as revenue expenditure or different, तो answer is expenses is revenue expenditure only. Simple सी बात है। Unless you categorize the expenditure into 2 parts, unless you categorize the expenditure into 2 parts on a certain basis, then expenses are the smaller payments and expenditure is a larger payment. Expenses give benefit for a shorter period of time and expenditure gives benefit for a longer period of time. Expenses are daily routine expenses or daily routine payments. Expenditures are made to create big properties. Now, when you categorize the expenditure,
What kind of expenditure it would be? On the basis of nature. ओके, तो एक्सपेंडिचर को अगर स्वभाव या नेचर के बेस पे हम डिवाइड करें, विभाजित करें या क्लासिफाई करें तो क्या होगा? छोटा खर्चा, बड़ा खर्चा, छोटा एसेट, बड़ा एसेट, कम टाइम, ज्यादा टाइम, यही होते ना, तो इनको हम नेचर नहीं बोल सकते। तो दीज आर ऑल द नेचर व्हाट द एक्सपेंडिचर इज ऑल स्पीकिंग अबाउट। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब जब एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो वो दो तरह के हुए। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये दो तरह के हुए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्या है ये? छोटा खर्चा हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमने बहुत सारे पॉइंट एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस किए हैं। ओके, अब और एक लास्ट पॉइंट है जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी, वो हम देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। लास्ट पॉइंट, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि मैंने नेचर बताया आपको, तो क्या लगता है? व्हाट डज इट साउंड? दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड कंटिन्यूअसली, frequently, every time? Yes or no? No. And what about revenue expenditure? Is revenue expenditure made daily? Is it made frequently or it is made continuously? The answer is yes. तो ये है हमारा अगला डिफरेंशिएशन। ठीक है, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर जबकि एक बड़ा खर्चा है तो रोज रोज तो नहीं खर्च करेंगे। मतलब मैं रोज तो बिल्डिंग नहीं खरीदूंगा, रोज तो प्लांट नहीं खरीदूंगा, रोज तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदूंगा। ठीक है, और रेवेन्यू खर्चा क्या है? डेली पेमेंट या फिर मंथली पेमेंट या फिर ईयरली पेमेंट। अब सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस हर साल, हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली, हर मंथली देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हर महीने देना पड़ेगा, डिविडेंड हर ईयरली मिलता है। मतलब इक्वल और लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जो बेनिफिट होता है या जो खर्चा होता है, अगर वो अकाउंटिंग ईयर से कम या एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है तो उसको ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, नॉन फ्रीक्वेंट होता है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूअस पेमेंट होता है, चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंट, नॉन फ्रीक्वेंट, इसको एक टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर यूजुअली नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्या बोला गया उसको? नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब रिकरिंग का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। रिकरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस या फिर फ्रीक्वेंट। तो नॉन रिकरिंग मतलब क्या हुआ? नॉन कंटिन्यूस हुआ। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिकरिंग इन नेचर। अब रिकरिंग का मतलब किससे मैं बताता हूं आपको क्या होता है? रिकरिंग मतलब कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस खर्चा है, वो नॉन कंटिन्यूस खर्चा है। ये फ्रीक्वेंट खर्चा है, वो नॉन फ्रीक्वेंट खर्चा है। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझ में आया। मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया था। बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व करता है, छोटा अमाउंट इन्वॉल्व करता है, ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देता है, कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है। वो ज्यादा टाइम है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, अब ये है लेस देन इक्वल टू वन अकाउंटिंग ईयर। ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ये उस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इन्वेस्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स पे और ये एसेट इन्वेस्ट होता है करंट एसेट्स पे। ठीक है, देन और ये नॉन रिकरिंग है, ये क्या है? रिकरिंग है। इतना है इसका डिफरेंस। अब एक बात बताओ, मैंने तो एक्सपेंडिचर को नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया या फिर जो भी बोले हम कैटेगराइज कर दिया। तो कैटेगराइज करने पर क्या पता चला कि या तो हम बड़ा खर्चा कर रहे हैं या तो हम छोटा खर्चा कर रहे हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्केल ऑफ बिजनेस दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर कितने एरिया में फैला हुआ आपका बिजनेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो इस तरह से बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं? हम जानते होंगे 3 टाइप्स होते हैं। क्या है वो? स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस एंड लार्ज स्केल बिजनेस। तो स्मॉल स्केल बिजनेस और मीडियम स्केल बिजनेस क्या है? स्मॉल स्केल मतलब जो कि छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो आप अपने गली मोहल्ले में देखते हो। मीडियम स्केल वो होता है जो ना कि छोटा ना कि जो बड़ा, ठीक है, इट इज नॉट नेदर स्मॉल नॉर बिग। बट व्हाट इज लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? जो कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, एंटरप्राइजेस देखते हो, उनको हम बोलते हैं लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी कुछ समय के लिए हम स्मॉल स्केल को इग्नोर कर देते हैं, हम अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं मीडियम स्केल बिजनेस एंड लार्ज स्केल बिजनेस के बारे में। एक बात बताओ, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेसेस में क्या यही दो खर्चे होंगे? Only these two expenditure that exist in this medium scale and large scale businesses. I think there are also some expenditures
that are made, but they are not small, not recurring or not also non-recurring. That may be revenue or may not be capital. ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं. जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से क्या दिखता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट को जनरेट करता है. ठीक है, मैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, जो आप पहले बाद में जाके देख सकते हो. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं कि वो फिक्स एसेट को जनरेट करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, करंट एसेट को जनरेट करता है. अब एक बात बताओ, ये जो फिक्स एसेट और करंट एसेट है, मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ये टैंजिबल है, आप इसे देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो. इधर देखो करंट एसेट, ये स्टॉक, बिल्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस जो भी है, ये भी आपके टैंजिबल एसेट्स ही है ना, जो आप जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, है कि नहीं. पर क्या कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं या फिर कुछ ऐसा भी खर्चा होता है जो कोई एसेट को क्रिएट नहीं करता. हम तो इतना जानते हैं, कुछ चीजें होती है जो जिसे हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, उसको हम टैंजिबल बोलते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं पाते, टच नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं इनटैंजिबल. तो इनटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं. और एक चीज, अगर जो हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्रिएट करता है, फिक्स एसेट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्रिएट करता है, करंट एसेट्स को. एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई खर्चा है जो कोई एसेट क्रिएट ना करता हो, या फिर कुछ ऐसा एसेट क्रिएट करता हो जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, जो कि विजिबल ना हो. हाँ, ऐसा भी एक खर्चा है. देखो, अगर बिजनेस में, जैसे कि मैंने बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल बिजनेसेस, when you make advertisement for your business, when you make advertisement for your business, what type of asset do you generate, fixed asset और करंट एसेट. जब आप बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, प्रमोशंस करते हो, ठीक है, पब्लिक को सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो जो प्रमोशनल आपका प्लानिंग होता है, वो जो प्रमोशनल वे होता है, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा होता होगा ना. तो उन खर्चों को आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बोलोगे. क्या वो बड़ा खर्चा है, हो सकता है. क्या वो छोटा खर्चा है, हो सकता है. पर अगर मीडियम स्केल है तो थोड़ा बड़ा खर्चा होगा, लार्ज स्केल है तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, और स्मॉल स्केल है तो उसमें तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी. इसीलिए मैंने पहले ही स्मॉल स्केल बिजनेस को इग्नोर किया. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल बिजनेस, वेयर द एक्सपेंडिचर अदर देन दिस टू एक्सपेंडिचर मे आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट को आप क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज एडवर्टाइजमेंट, इज इट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इज इट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है वो. रेवेन्यू, देखो, एडवर्टाइजमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा सेल्स बढ़े, ताकि हमारा सेल्स बढ़े. और सेल्स बढ़ा क्या, बढ़ेगा, इट्स एन एक्सपेक्टेशन और अ प्रेडिक्शन दैट यू मेक टू प्रमोट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो अभी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उससे तो आपको कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है. एडवर्टाइजमेंट आपका फिक्स एसेट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आपका करंट एसेट भी नहीं है, कोई भी एसेट नहीं है, ना फिक्स एसेट ना करंट एसेट. तो एडवर्टाइजमेंट होगा क्या, जबकि ये आपकी चीजों को बेचने में या सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है. ध्यान से सुनना मेरी बात. देखो, जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो, ताकि आपके प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो, ज्यादा सेल हो, यू मेक मोर प्रॉफिट, यू मेक मोर इनकम, यू इंक्रीज योर सेल्स टर्नओवर. तो ये एक तरह का रेवेन्यू खर्चा ही तो हुआ. तो बाय नेचर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट आज जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो क्या उसका बेनिफिट सिर्फ एक साल के लिए आएगा, अगले साल क्या आप नया एडवर्टाइजमेंट करोगे या फिर प्रोडक्ट चेंज कर दोगे, क्या करोगे. तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है कि नहीं. अगर आप किसी भी मीडिया में करोगे, मैगजीन्स, जर्नल्स या फिर टेलीविजन एड्स जो भी करोगे, तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है. ठीक है, अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं. जबकि एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो इट इज रिलेटेड टू गुड्स. Anything that is related to goods comes under the part of revenue, comes under the part of revenue. But अब वो क्या होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट जो हम खर्चा करें, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, तो बड़ा खर्चा किस पे आता है, रेवेन्यू पे या कैपिटल पे. ऑब्वियसली कैपिटल पे बड़ा खर्चा आता है. अभी देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ. तो जो खर्चे के बारे में मैं बोल रहा हूं या जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात करें, वो क्या है, दैट इज रेवेन्यू नेचर बट इन्वॉल्व्स हायर अमाउंट. ओके, तो अगर
ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है तो डेफिनेटली ये बिजनेस को बेनिफिट एक साल से ज्यादा ही देता होगा, है कि नहीं? तो अगेन इसमें कैपिटल का फीचर आ गया। इसी वजह से उस खर्चे को एक दूसरा नाम दिया गया है। दूसरा तो नहीं बोलेंगे, तीसरा नाम, दैट मीन्स ए डिफरेंट नेम अपार्ट फ्रॉम दिस टू एक्सपेंडिचर। व्हाई? Because such expenditures that exist in medium scale and large scale businesses are revenue nature, but possess or contain some features of capital expenditure. So we can't name it as a revenue expenditure. We can't name it as a capital expenditure. We have to categorize it into a third other expenditure. So what is the third other expenditure? Watch carefully. The third expenditure is known as deferred revenue expenditure. What it is called as? Deferred revenue expenditure. So friends, what do you mean by deferred? What do you mean by deferred? डेफर्ड का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ इस साल के लिए ही नहीं, अगले साल के लिए भी हमें मिल सकता है। यही तो एक्सपेक्टेशन है ना, कि जो हम बड़ा खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट इस साल भी मिले, और ये भी उम्मीद होती है कि आगे भी दे। दैट मीन्स द एक्सपेंसेस और द एक्सपेंडिचर इज डेफर्ड फॉर द कमिंग ईयर्स। मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये खर्चा हमें पर्टिकुलरली इतने टाइम के लिए ही बेनिफिट देगा, ठीक है? इसीलिए इसको बोला गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ना कि रेवेन्यू है ना कि कैपिटल है। रेवेन्यू इन नेचर होता है पर उसमें फीचर्स आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, इसलिए उसको दूसरा नाम दिया गया या फिर तीसरा नाम दिया गया, क्या बोलते हैं उसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सबसे बड़ा रीजन यह है कि करंट एसेट जनरेट होता है किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। फिक्स एसेट जनरेट होता है किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। पर एडवर्टीजमेंट जो एक खर्चा है उससे तो कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे एसेट्स भी जनरेट हो सकते हैं जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का तो फिजिकल फॉर्म होता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूजुअली है क्या। अब देखो इन दो पॉइंट्स को आप देखो, इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कम अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है इनके कंपैरिजन में? इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लार्जर अमाउंट। अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कोई मीडियम स्केल बिजनेस कर रहे हो या लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो स्मॉल स्केल बिजनेस के कंपैरिजन में एक बड़ा खर्चा ही होगा। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इट इन्वॉल्व्स अ बिगर अमाउंट, ठीक है? अगर आप किसी बिजनेस को एडवर्टाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा एंटरप्राइज होगा, और एक बड़ा एंटरप्राइज है, ठीक है, नॉट बिगर बट एक बड़ा एंटरप्राइज है, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा खर्चा लगेगा। इट डजंट टेक ए स्मॉलर अमाउंट टू एडवर्टाइज और प्रमोट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट यूजुअली टेक्स जनरली a bigger amount to produce or promote your product in the market. Okay, so promotions and publicity expenses are usually high. तो ये ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट, अब ये लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट करता है, ये शॉर्टर पीरियड के लिए बेनिफिट करता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लॉन्गर तो नहीं लिख सकते, शॉर्टर भी नहीं लिख सकते, तो एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जो दोनों से अलग हो। उसमें हम क्या लिखेंगे? इट बेनिफिट्स फॉर ए मीडियम टर्म, बेनिफिट्स फॉर ए मीडियम टर्म पीरियड। अभी मीडियम टर्म क्या है? जैसे कि हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि लार्जर टाइम मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर और इक्वल टू वन अकाउंटिंग ईयर हुआ, तो यहाँ पे तो अमाउंट ज्यादा है और मीडियम टर्म भी है। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है। सोचो कि आप एक बिल्डिंग खरीदते हो, ऑब्वियसली एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा यूज करोगे, पर ये बोल सकते हो ना कि जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर है उसको आप कम से कम 5 से ज्यादा साल यूज कर सकते हो, या फिर 3 साल से ज्यादा यूज कर सकते हो। ऐसा हो सकता नहीं, तो वी कैन टेक एज ए 4 to 5 years। तो फिक्स एसेट जो होता है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो मोर देन अकाउंटिंग ईयर है, पर वो 4 to 5 years होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 4 to 5 years। If you have any doubt regarding this, you can ask me on the comment section. Okay, I will explain you better. देखो, जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो 4 से 5 साल तक बेनिफिट देता है। अब यहाँ पे तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1 अकाउंटिंग ईयर। तो मीडियम टर्म इन दोनों के बीच में आएगा। ये मीडियम टर्म क्या होता है? इसको भी आप बोलेंगे मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर।
अब ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, इसमें क्या होगा, ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है 2 to 3 इयर्स। ठीक है, मिनिमम तो एक से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बड़ा खर्चा कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 to 3 इयर्स। अब अच्छे से देख लो, ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मतलब कितना होता है 4 to 5 इयर्स। ये भी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है पर 2 to 3 इयर्स, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, देन यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा था, इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, ये मेंटेन्स अर्निंग कैपेसिटी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, हाँ बस ऐसे बोल सकते हैं कि जबकि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं अभी नहीं तो आगे चल के हमारा प्रोडक्ट अच्छा रन करेगा, सेल्स टर्नओवर अच्छे बढ़ेंगे, तो ये बोल सकते हैं कि हेल्प इन इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, पर ये बोल सकते हैं हेल्प इन इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। ओके, अब हेल्प कैसे करता है, देखो आप एडवर्टाइज कर रहे हो प्रोडक्ट को इसीलिए ना कि वो सेल्स हो और सेल ज्यादा हो, हम ज्यादा रेवेन्यू अर्न करें। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हेल्प इन इंक्रीजिंग दी अर्निंग कैपेसिटी। अब यहां पर आगे चल के हम देखते हैं कि ये फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है, ये करंट एसेट है, तो ये कौन सा एसेट है, अब ये कौन सा एसेट है, ये खर्चा तो हो रहा है, अब खर्चा हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो एसेट जनरेट होता होगा, टैंजिबल ना हो पर कुछ ऐसा एसेट तो जनरेट हो सकता है ना जो टैंजिबल ना हो या फिर जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो। यस, उसको भी कुछ नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं हम फिक्टिटिव एसेट, पर हम उसको फिक्टिटिव एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ यही बोलेंगे जनरेट्स फिक्टिटियस एसेट्स। ठीक है, अब फिक्टिटिव एसेट्स इंटैंजिबल एसेट से थोड़ा अलग होता है। इंटैंजिबल एसेट मतलब ये देखो, ये सब होते हैं टैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट वो होता है जो कि लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, जो कि आपने इंटैंजिबल रियल अकाउंट में पढ़ा होगा। ठीक है, फंडामेंटल्स में। फिक्टिटिव एसेट थोड़ा अलग होता है, ये भी इनविजिबल होता है, इसका भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, पर जैसे कि मैंने बोला ये मीडियम टर्म के लिए होता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, ना कि कम टाइम के लिए, ये मीडियम टर्म के लिए होता है। अब देखो, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मैंने क्या बताया फिक्टिटिव एसेट का, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और क्या हो सकता है इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इसको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पब्लिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिक्टिटिव एसेट क्या होता है, फिक्टिटिव एसेट होता है एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या जनरेट करता है, फिक्टिटिव एसेट, और फिक्टिटिव एसेट क्या होता है, एक ऐसा एसेट जो कि टैंजिबल नहीं है, पर हम उसको इंटैंजिबल भी नहीं बोलेंगे, वो एक ऐसा एसेट है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एनी प्रमोशनल एक्सपेंसेस दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि प्रमोशनल एक्सपेंसेस बड़े पैमाने पे किए जाते हैं और ना तो वो कैपिटल होता है ना रेवेन्यू। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट ये है नॉन रिकरिंग, ये है रिकरिंग। तो ये क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट हम तो डेली नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बड़ा खर्चा है, तो ये भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू इन नेचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर। हम जिसके नाम में ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए हो रहा है, पर कितने टाइम के लिए मिलेगा वो नहीं जानते, इसलिए इसका नाम पड़ा डेफर्ड। ठीक है, अब देखो ये बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व करता है तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट देगा। अब वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर क्या है, मीडियम टर्म है, ये 4 to 5 इयर्स है, ये 2 to 3 इयर्स है, और ये लेस देन और इक्वल टू 1 अकाउंटिंग ईयर है। जबकि हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। देन ये क्या जनरेट करता है, फिक्टिटिव एसेट, एक एसेट जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, तो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एनी अदर प्रमोशनल एक्सपेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जबकि ये बड़ा खर्चा है तो नॉन कंटिन्यूस या नॉन फ्रीक्वेंट खर्चा होगा, वैसे ही ये भी नॉन रिकरिंग है और ये भी नॉन रिकरिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे फॉर मोर डिटेल्स। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज व्हाट द ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज डोंट हेजिटेट एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।